में 2 राउंड में हुआ था, दोनों ही टेक्निकल था। टेक्निकल के बाद फिर एचआर डिस्कशन आपका आता है, था वो था 49 लाख्स का। और हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो आज जो वीडियो है वो मैं काफ़ी टाइम के बाद शूट करने वाली हूँ। एक्चुअली बीच में मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी मेरे ऑफिस के वर्क को लेके, तो अभी थोड़ा सा मैं फ्री हूँ। वैसे भी आज सैटरडे है यार, तो कोई ऑफिस नहीं है, नो मोर टेंशन और नो मोर डेली कॉल्स और कोई भी अपडेट नहीं देना। तो आज मैं बिल्कुल बिंदास आराम से बैठी हूँ। अभी बचे दोपहर के 2 और मैंने बस खाना खाया है। वेदू भी खाना खा लिया और वेदू खाना खा के आराम से सोने गया है, माँ भी गई है सोने, और बस मेरा फ्री टाइम है तो मैं बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो कोई ब्लॉगिंग नहीं है, मैं आपको मेरी कॉग्निजेंट जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने शायद काफ़ी पहले मैंने एक्सेंचर की जर्नी आपके साथ शेयर की, जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे मेल्स भी आए कि आपकी अभी करंट सैलरी क्या है और आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, एक एक को रिप्लाई करने से बेटर है मैं एक पूरा वीडियो बना दूं और उसमें मैं आपको शेयर करूं कि मैं अभी कौन सी कंपनी में हूं, मुझे क्या हाइक मिला है और क्या मेरा डेजिग्नेशन है। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा देखिए। अगर आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट नहीं यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। मैंने कॉग्निजेंट एक्सेंचर छोड़ा था, वो मैंने फरवरी में छोड़ा था, 8 फरवरी को, ऐसे कुछ डेट याद नहीं, शायद 8 को ही छोड़ा था मैंने। और 11th को मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग थी कॉग्निजेंट में। तो जब मैं ज्वाइन करने वाली थी तो काफ़ी सारी चीज़ें थी मेरे मन में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया था एक्सेंचर में जो मुझे नहीं चाहिए था फिर से आगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है एक्सेंचर वाली तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, वो भी जाके आप देख सकते हैं उसको। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा प्लेस चेंज कर लिया एक्चुअली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, सो बाहर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो यार आराम से बैठ के बात करते हैं। तो सबसे कोजी प्लेस जो आपका रूम ही होता है, तो इसलिए मैं अपने रूम में आके और बैठ गई हूँ। और अभी ना थोड़ी देर पहले एक्चुअली मैं नोटिस करी थी मेरे बाल देखो, मैंने रिसेंट नहीं, कुछ 7-8 मंथ हो गया है। जब मैं चंडीगढ़ गई थी मेरे इन लॉज के पास, तब मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स कराए थे, लेकिन अभी भी कलर गया नहीं है। आप देखो अच्छे हैं कलर, मतलब अभी भी ना। वैसे तो मैंने हेड वॉश किया नहीं है बट जब हेड वॉश करती हूँ तो थोड़े थोड़े ना शाइनी से, वो शाइनिंग वाले हेयर होते हैं ना, वैसे से लगते हैं ये कलर वाले, तो बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। जब मैं हाइलाइट्स कराने वाली थी तब मेरी मम्मी ने बोला था बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, झाड़ू जैसे हो जाएंगे मेरी मदर इन लॉ ने भी यही बोला था कि बहुत ख़राब हो जाएंगे, बाल मत कराओ। बट फिर मुझे था कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली चंडीगढ़ जैसी सिटी में अगर हाइलाइट्स नहीं कराया तो क्या कराया यार वहाँ पे सबने इतने अच्छे अच्छे कलर करा रखे थे और मेरे बिल्कुल ब्लैक से बाल, तो मुझे चाहिए था यार कुछ। तो इसलिए मैंने ये मेरा कलर कौन सा एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ गोल्डन ब्राउन वैसा था कुछ कलर था, वो मैंने कराया था। वो वहाँ पार्लर वाले उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था सर ने कि ये आपके बाल पे ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि मेरे बाल के लेंथ बहुत ज़्यादा है। मैंने हेयर कट भी लिया था काफ़ी टाइम पहले, मेरे बाल बहुत बहुत ज़्यादा ही लंबे थे, मतलब मेरे बाल नी लेंथ तक के थे, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था बेबी के बाद, तो इसलिए मैंने कट करा लिया और अभी भी लंबे हैं मतलब बट हाँ नी लेंथ तक तो नहीं है, और मैं उतना करना भी नहीं चाहती यार अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैनेज मुझसे इतने ही बाल बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहे। वेदू इतना परेशान करता है ना, अभी 2 साल का ही है, इतना ज़्यादा बदमाशी करता है, बाल पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे मेरे पुल करता है, तो इतने सारे बाल ना उसके हाथ में ही आ जाते हैं। और अभी हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि आपको पता है हमने न्यू घर लिया है और वहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ का पानी अभी ठीक नहीं आ रहा, शायद सूट नहीं कर रहा मुझे, या फिर माँ को बात नहीं झड़ रहा है ना, मतलब एक बार जो है बात करो ना तो पूरे इतनी सारी बाल हाथ में आ जाते हैं। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इधर उधर की बातें तो यार चलती रहेंगी। सो कॉग्निजेंट सीटीएस मैंने ज्वाइन किया था 11 फरवरी को बैंगलोर में, क्योंकि मैं पहले भी बैंगलोर में ही रह रही थी, तो मेरा प्रिफर्ड लोकेशन भी जो था वो भी मैंने बैंगलोर ही दिया था, तो वही मुझे मिला। और 11th को हमारा एनजीओ था, मतलब न्यू ज्वाइनिंग ओरिएंटेशंस।
सो काफ़ी सारे उस दिन ओरिएंटेशन हुए थे, हमारा एचआर हुआ था, टैक्सेस के बारे में, कंपनी पॉलिसीज़ के बारे में, काफ़ी कुछ होता है। अगर आप एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी के बारे में आपको फर्स्ट डे सेकंड डे ऐसे होते हैं लेवल्स, तो आपको उस दिन बताया जाता है कि हाँ कंपनी में क्या पॉलिसीज़ है, क्या रूल्स है, क्या कुछ मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप क्या साइट्स ओपन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और टैक्सेस के पेरोल के हिसाब से आपको सब कुछ मतलब बताया जाता है ऐसे। तो फर्स्ट डे था और मुझे अभी भी याद है जब हमारा ओरिएंटेशन चल रहा था एचआर का, तो उस दिन हमारे में एक एसडी था और डिलीवरी लीड था वो बंदा, मतलब बंदा नहीं वो बंदी थी। उसका सैलरी पैकेज यार सुन के तो मेरे मतलब कान ना फटे के फटे रह गए। मुझे लगा यार इतना ज़्यादा करते क्या होंगे इतने पैसे का। तो उसके मुंह से गलती से निकल गया था, वो कुछ एचआर टैक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी एचआर से, तो था वो था 49 लाख का। और मैं सुन के बिल्कुल ना मतलब क्या बताऊँ, मुझे लगा यार इतना सच में मतलब ऐसा होता है ना कि इतना सारा पैसा तो लोग करते क्या होंगे, मतलब कहाँ जाता होगा इतना सारा पैसा। बट बात वही है कि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उतने ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। मेरे केस में क्या हुआ था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था वो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू 2 राउंड में हुआ था, दोनों ही टेक्निकल था। टेक्निकल के बाद फिर एचआर डिस्कशन आपका आता है। तो फर्स्ट राउंड में मेरा टेक्निकल ही था और वो मतलब कोई मैनेजर नहीं था, उसने मुझे साफ बताया था कि प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे आने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो जब फिर हाँ फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था, और क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड अच्छा गया था तो मुझे लगा था कि हाँ हो जाएगा। और सेकंड राउंड जब हुआ था तो मेरा किसी लड़की ने इंटरव्यू लिया था और उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। मतलब फर्स्ट राउंड में थोड़ा नॉर्मल था बट सेकंड राउंड बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और काफ़ी काम मैंने आंसर दिया था। और हाँ मैंने 2-3 क्वेश्चन तो हाँ मैंने मिस किए थे, तो मुझे लगा था कि पता नहीं शायद नहीं होगा, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बट बहुत वेट किया, मतलब सेकेंड राउंड के बाद आप सोचो ऑलमोस्ट 15 डेज़ होने वाले थे। तो जब 10 डेज़ हुए तो मैंने सोचा ठीक है मैं एचआर को मेल करती हूँ जिसके थ्रू मेरी हायरिंग हुई है। तो जब मैंने उनको मेल किया तो मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया, इवन मैंने कॉल भी किया था तभी भी मुझे कोई भी वहाँ पे रिप्लाई नहीं आया। और हाँ एक और बात मुझे बतानी थी, इंटरव्यू कैसे हुआ। सो इस पे भी लेके काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे मेल पे क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या अप्लाई किया था पोर्टल पे जाके कॉग्निजेंट पे, या फिर कैसे आपको आया कॉल। तो मैंने कोई पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया था और मैंने पहले किया था 2-3 जगह पोर्टल पे अप्लाई, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं आया। और सबसे अच्छा जो मैं बोलूँगी वो है naukri.com। आप naukri.com पे फटाफट जाओ, फ्री है यार, आराम से रिज्यूमे पोस्ट करो, जॉब सर्च करो उसमें और हाईलाइट्स वगैरह डालो और ना डेली आप अपडेट करो, कुछ भी लिखो अपने बायो में या फिर कुछ भी एडिट करो, सेव करो। और डेली मैं बोलूँगी कि आप आफ्टरनून के टाइम ना डेली अपना प्रोफाइल आप अपडेट करो, डेफिनेटली आपको कॉल आएगा। तो मुझे जो कॉल आया था वो आया था नौकरी पोर्टल से ही मुझे कॉल आया था और मुझे डायरेक्टली कॉग्निजेंट एचआर का कॉल नहीं आया था। क्योंकि कॉग्निजेंट क्या करती है ना, मतलब कॉग्निजेंट ही नहीं, काफ़ी सारी एमएनसीज क्या करती है, हायरिंग जो है वो थर्ड पार्टी को दे देती है। मतलब काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं, वो आपको कॉल करती है, वो इंटरव्यू स्केड्यूल कराती हैं आपका कॉग्निजेंट के एचआर से, मतलब वो बात करते हैं एचआर से। अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होता है तो फिर आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होता है। तो मेरे केस में भी वही हुआ था, मुझे किसी दूसरी एजेंसी से, मतलब नौकरी पोर्टल से ही किसी दूसरी तीसरी एजेंसी से कॉल आया था और मतलब वैकेंसी है ऐसे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, रिज्यूमे करंट शेयर करो। तो फिर मैंने रिज्यूमे शेयर किया था और उसके बाद मेरा रिज्यूमे फिर कंपनी में जब सेलेक्ट हो गया तब मेरा कॉल जाके स्केड्यूल हुआ था। तो उनका काम बस उतना ही का रहता है, बस सिर्फ उनका काम रहता है वही फर्स्ट राउंड तक का रहता है कि हाँ आपका फर्स्ट राउंड वो स्केड्यूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब फर्स्ट राउंड में आप स्केड्यूल हो जाते हो तो उसके बाद उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है आपकी। और जब सिलेक्शन हो जाता है तो उस बेसिस पे उनको पेमेंट किया जाता है, जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, कि हाँ आपने जो कैंडिडेट दिया था हमें लाइक वो अच्छा कैंडिडेट और उसका सिलेक्शन हो गया, तो उस बेसिस पे उनको कुछ अमाउंट दिया जाता है। सो जब मेरा सिलेक्शन हो भी गया था ना तो उनको मेरे पैकेज डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे कॉल आया था उनकी तरफ से कि आपका पैकेज कितना है, क्योंकि हमें जो अमाउंट दिया गया है वो कम दिया गया तो हम वैलिडेट करना चाहते हैं। हालांकि मैंने नहीं बताया था उनको, बट ऐसा हुआ था मेरे इंटरव्यू होने तक, मतलब हो गया था उसके बाद। इनफैक्ट इंटरव्यू होने के बाद भी मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आते थे डिफरेंट एजेंसीज के कि कॉग्निजेंट में हायरिंग चल रही है। मैंने कहा यार मेरा इंटरव्यू हो रखा है और मैं बस एचआर डिस्कशन का वेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वेट करी थी। और इस बीच मेरे पास एक और इंटरव्यू का कॉल आया था, जो आया था मुझे अभी कंपनी का याद नहीं आ रहा नेम, शायद नोवोटेल या नोवोडेस्क ऐसा कुछ कंपनी थी।
जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, और वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। और हाँ, पैकेज तो वो लोग बहुत बहुत अच्छा दे रहे थे, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। किसी तरह मैंने दिया था फर्स्ट इंटरव्यू और वो क्लियर हो भी गया था। बट सेकेंड राउंड जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मैंने उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस का आंसर दिया था। और मुझे लगा ही था कि नहीं होगा। मैं बिल्कुल श्योर थी। और उसके बाद वो भी मुझे ऐसी किसी थर्ड पार्टी एजेंसी, उन्होंने ही कॉल स्केड्यूल कराया था जो इंटरव्यू था। तो फिर उन्होंने बता दिया था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे अब लग रहा था कि यार यहाँ भी नहीं हुआ, कॉग्निजेंट में भी नहीं हुआ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। और मुझे चाहिए था उस समय परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे बताया गया था कि कॉग्निजेंट में अभी आपका परमानेंट वर्क, मतलब अभी वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, आगे का हमें नहीं पता। जिस डोमेन में अगर आप जाओगे तो आगे का हो सकता है आपको बुलाया जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। मतलब उनका 50-50% था। और जिस दूसरी कंपनी में मैंने जो दिया था इंटरव्यू, उसमें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम था। तो मैं एक्चुअली चाह रही थी कि वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, बट वो बहुत हाई लेवल का था। और अभी मुझे लग रहा है कि यार अच्छा ही हुआ कि अगर मैं वहाँ जाती और फिर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता तो मैं झेल नहीं पाती, और फिर अल्टीमेटली फिर से मुझे जॉब सर्च करना पड़ता। तो शायद जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे फिर मुझे कॉल आया था 15th डे, मतलब करेक्ट 15 डे हो गया था। उसके बाद मुझे एचआर का कॉल आया था सैलरी डिस्कशन नेगोशिएशन के लिए। तो मैंने मेरी पिछली सैलरी बताई, और फिर उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपको इतना % हाइक दे सकते हैं, अगर ठीक है तो ओके, अगर नहीं तो फिर आप बता दो। तो मैंने बोला कि अब मुझे दिमाग में लग रहा था यार ये मुश्किल से मुझे मिली है, इतने दिन के बाद कॉल आया, तो मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैंने उनको एक अमाउंट बताया, और मैंने बोला कि हाँ, अकॉर्डिंग टू मार्केट मुझे लगता है ये अमाउंट सही होगा। तो उन्होंने बिल्कुल भी मुझे नहीं बोला, मतलब एक बार भी उन्होंने कन्विंस करने का या नेगोशिएट करने का ट्राई नहीं किया, सीधा उन्होंने बोल दिया हाँ ओके। तो मैं खुश हो गई कि यार चलो ठीक है, मतलब मैंने जो भी बताया और उन्होंने हाँ बोल दिया। उसके बाद ना मैंने जब नितिश से डिस्कशन किया कि यार जस्ट नाउ अभी मुझे एचआर का कॉल आया था और मैंने उनको ये अमाउंट बताया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो नितिश ने बोला यार और मांगना चाहिए था शायद। उनको ये अमाउंट कम लग रहा हो, अगर ज़्यादा होता तो ऑब्वियसली नेगोशिएट करना। फिर मैंने बोला यार मुझे क्या पता था, मैं दोबारा थोड़ी ना कॉल करके बोलूँगी कि नहीं इतना नहीं और ज़्यादा बढ़ा दो। मैंने कहा यार लालच बुरी वाला है, लालच नहीं करनी चाहिए, और जितना मिला है उतना ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि आप कब मेरा भेजोगे जो ऑफिशियल आप सैलरी लेटर्स वगैरह और जो भी मेल होता है, आप कब भेजोगे मुझे मेरा पैकेज डिटेल्स। तो उन्होंने बोला कि 1 वीक लग जाएंगे, 1 वीक के बाद आपको आ जाएगा। तो मैं फिर श्योर हो गई कि चलो ठीक है, यहाँ से तो मुझे कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। तो 1 वीक में भी मेरा कोई भी ऑफिशियल मतलब कॉग्निजेंस से लेटर नहीं आया था। और उसके बाद 1 वीक के बाद, मतलब 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया था, कुछ 10 डेज़ वहाँ पे भी हो गए थे। 10 डेज़ के बाद फिर मेरा जाके वो कंफर्मेशन लेटर आया विथ पैकेज डिटेल्स और जो भी कुछ होता है कंपनी पॉलिसीज़ के बारे में जो मुझे सबमिट करने थे, वो सब कुछ मेरा उसके बाद आया। सो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार एटलीस्ट एक कंपनी में तो सिलेक्शन हो गया, और मेरा किसी भी तरह एक्सेंचर से पीछा छूटेगा, जो मैंने मतलब इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और इतने एफर्ट दिए हैं, बट कोई रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। तो चलो अब थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट मिलेगा और अलग माहौल होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा काम करने में। तो फिर मैंने पूछा कि प्रोजेक्ट मैपिंग कब होगा। तो उन्होंने बोला कि सी टैगिंग अ प्रोजेक्ट इज़ नॉट अ बिग इशू, बट हम कुछ वैलिडेट करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वेट कर रही थी, 2-3 दिन हो गए। तो फिर मैंने मेरे पीओसी को रीच किया और मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे प्रोजेक्ट कब मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ के जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको विदिन 3-4 डेज़ में प्रोजेक्ट असाइन होने स्टार्ट हो गए थे, बट मेरा 1 वीक हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा और आपका नेम भी मैप हो जाएगा। तो 1 वीक के बाद फिर मेरा प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया, बट मेरा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको क्रिएट करने में मुझे मतलब मुझे नहीं, मेरे मैनेजर्स और क्लाइंट्स ने काफ़ी टाइम के बाद फिर अप्रूवल दिया था। तो मेरे साथ तभी एक और लड़की ने ज्वाइन कर लिया था जो मेरी टीम को ही ज्वाइन करने वाली थी। तो मैं और रेणुका, हम दोनों का, उसका तो बहुत जल्दी आ गया, उसने जब ज्वाइन किया था तो उसका 10 डेज़ के बाद ही आ गया, और मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड आया था 1 मंथ के बाद। तो 1 मंथ तक मैं वेली नहीं बैठी थी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप कंपनी में ज्वाइन करोगे और बिल्कुल एकदम हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मेरे साथ वो बिल्कुल नहीं था। जब मैंने ज्वाइन किया तो मतलब प्रोजेक्ट जैसे ही मुझे मिला तो 1 मंथ तक मेरा केटी सेशन चल रहा था। कुछ कुछ मुझे समझ में आता था, कुछ कुछ सिर्फ मैं कॉल सुनती रहती थी और रिकॉर्ड करती रहती थी, इतना ही करती थी। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार मैं पढ़ भी लेती थी उस रिकॉर्डिंग से। 1 मंथ तक यही सेशन चलता रहा।
उसके बाद 1 मंथ के बाद मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला, तो फिर मुझे लगा यार अब तो काम ही काम आने वाला। मैं सच बताऊं तो जब मैंने टीम को ज्वाइन किया था तब मेरी कोई हेल्प नहीं करता था, और मुझे बहुत ऐसे अबंडेंट और लोनली फील होता था कि यार कैसे लोग हैं यहाँ पे। और एक थॉट आया था मेरे मन में कि मैं अब छोड़ दूँगी यहाँ पे और मैं फिर से कहीं और किसी कंपनी या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ट्राई करूँगी। मैंने इनफैक्ट मेरे मैनेजर को भी बोल दिया था, बट देन उसने बोला कि थोड़ा सा टाइम ले लो, हम जब दूसरी कंपनी से आते हैं तो हमारे पास वही सेम चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमारी टीम में जैसे थे यहाँ भी सब कुछ वैसा ही हो, तो वो होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो अब मुझे 6 मंथ हो गए हैं और अब मतलब टीम में ना सब एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि आपको हेल्प करेंगे, बट आपको वो फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन से लोग हैं जो आपको किस टास्क में हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा और अब मुझे पता है कि क्या इश्यूज़ होते हैं, तो किसके पास जाना है और किसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं एक बात बताऊँ, अगर आपके पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा भी रहेगा ना, तब भी मैनेज हो जाएगा अगर अगर आपकी टीम अच्छी है, मैनेजर्स अच्छे हैं और आप जिस सराउंडिंग्स में काम कर रहे हो ना, आपकी इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स अच्छी है, लोग फ़नी हैं, मजाक करते हैं, मतलब काम के अलावा भी, तो फिर बहुत अच्छा लगता है और आप झेल सकते हो वो प्रेशर को, वो टेंशन को। लेकिन अगर आपकी टीम सराउंडिंग्स मैनेजर्स कुछ भी अच्छे नहीं है और आपका काम भी अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल यार मन तो बिल्कुल भी नहीं करता काम करने का। और यही हो रहा था मेरे साथ एक्सेंचर में, जो मैंने बताया भी है मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे अभी मुझे हो गए हैं 6 मंथ, फरवरी में मैंने ज्वाइन किया था, अब सितंबर भी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हाँ, यहाँ पे ठीक है। मुझे टाइम कहाँ लगा, एक प्रोजेक्ट में मुझे टाइम लगा, इंटरव्यू के बाद एचआर डिस्कशन में टाइम लगा, एचआर डिस्कशन होने के बाद भी मेरा जो ऑफ़र लेटर था उसमें 1 वीक से ज़्यादा, मतलब 7-8 दिन का डिले हो गया। तो ये सब मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट ओवरऑल अगर मैं कंपनी को रेटिंग दूँ तो इट्स गुड। और अभी तक मेरी जर्नी अच्छी रही है। आगे मेरे पास और भी काम आने वाला है जो धीरे धीरे मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। सो हाइक भी मैंने आपको बता दी, हाँ मेरा यहाँ पे 100% हाइक हुआ था। और इंटरव्यू के भी बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर आपके इसके अलावा अगर आपको कोई और भी नॉलेज चाहिए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉग्निजेंट में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन पे आप कुछ भी कंपनी रिलेटेड या मेरे एक्सपीरियंस रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी अगर मैं देखूँ तो। तो ये रही मेरी 6 मंथ की ओवरऑल जर्नी कॉग्निजेंट में, जो थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी भी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।